हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको वेदास पदार्थ विज्ञान सीरीज़। लास्ट वीडियो में जो है हमने परीक्षा और प्रमाण के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो भी हमने प्रमाणास के बारे में बात किया था, आप्तोपदेश हो, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, युक्ति हो, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो है, इन सारे प्रमाणास को जो है अभी हमको क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ना है और उसको अच्छे तरीके से रिलेट करके जानना है कि आयुर्वेदा में जो है ये सारी चीज़ कैसे रिलेट होते हैं और हमारे ट्रीटमेंट में जो है इनका उपयोग जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रमाण जो कि है आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, आप्तोपदेश यानी इसको भी शब्द भी बोला जाता है, शब्द प्रमाण भी बोला जाता है। ठीक, इसको भी जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका कि हमारा जो है वेटेज क्या है। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि परीक्षा और आप्तोपदेश जो है परीक्षा प्रमाण को मिला करके, दोनों को मिला करके जो है टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपका किस तरीके से हो सकते हैं उसको अभी हम देखते हैं। तो अब देखो, जैसे कि क्या हो सकता है, डिस्क्राइब आप्त एंड आप्तोपदेश, ठीक, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ आप्तोपदेश इन चिकित्सा क्या है, ठीक है, डिफाइन द टर्म शब्द, टाइप्स ऑफ शब्द, ठीक है, और शब्दार्थ बोधक क्या है, शब्दार्थ बोधक वृत्ति या विधा, ये सारा चीज़ जो है, तर्क तत्पर्याख्या वृत्ति, टर्म पद को क्या करो आप डिफाइन करो, शक्तिग्रह हेतु क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम क्या करने वाले हैं अभी सब जानने वाले हैं विथ टाइप्स एंड डिटेल्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आप्तोपदेश। सबसे पहले हम देखेंगे आप्तोपदेश के जो है लक्षण क्या है। ठीक, तो देखो लिखा है कि तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम चरक विमान स्थान 4th चैप्टर में ये बताया गया है कि ये आप्तो के जो वचन हैं इन्हीं को जो है आप्तोपदेश बोला गया है। आप्त के वचन यानी आप्त कौन हो गए, हमारे लिए जो है आप्त आचार्य हो गए। इनके लक्षण क्या है, सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो हमारे आचार्यों द्वारा जो चीज़ें बोला गया है, हमारे संहिताओं में जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा जो बोला गया है वो सारी चीज़ हमारे लिए क्या है, आप्तवचन है, और उनके द्वारा जो भी दिया गया है वो आप्तोपदेश है। हमको उनको मान करके उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ करके जो हम क्या करते हैं, अपना उन्हीं लोगों को जो भी नॉलेज, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप्त पुरुषों के वचनों को आप्तोपदेश बोला गया है। और आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, इन 3 परीक्षाओं में सर्वप्रथम जो है आप्तोपदेश से ज्ञान होता है। ठीक है, सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान होता है। जैसे तुम ही देखो, तुम्हारे अराउंड में जो है सारी चीज़ें हैं, है ना, तुम अपने जो है प्रत्यक्ष से सारी चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, तो क्या तुमको बिना आप्तोपदेश ज्ञान के, यानी बिना बुक पढ़े, बिना संहिता वगैरह पढ़े, आपको जो है देख करके उसका उस तरीके से अप्रोच आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला हमारा आप्तोपदेश का ज्ञान जरूरी होता है कि उन्होंने जो चीज़ें देखा है, समझा है, ठीक है, जो भी नॉलेज उनके पास था उन्होंने जो है अपने संहिताओं में लिख रखा है। तो जिनको जो है हम पढ़ लेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम से जो है हम अगर प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ समझेंगे, इसको रिलेट करेंगे कि हाँ, आप्तोपदेश में जो है ये बात हमारे आचार्यों ने बोला हुआ है। तो अभी मैंने समझा दिया कि आप्तोपदेश का जो है इम्पोर्टेंस सबसे फर्स्ट क्यों आता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए जो है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, यह 3 परीक्षाएँ जो है काफ़ी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप्त के लक्षण क्या है। अब आप्तोपदेश के द्वारा वचन ये दिया गया है, ये हमको मानना है। ठीक है, लेकिन आप्त है कौन एग्जैक्टली, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता में जो है चरक सूत्र स्थान में 11th चैप्टर में हमारा दिया गया है कि आप्त कौन है। तो रजस तमोभ्याम निर्मुक्तम, जो व्यक्ति जो है रज और तम, ये मन के दो दोष होते हैं ना, रज और तम, तो इन सारी चीज़ों से जो मुक्त है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनीय, जिन्होंने जो है तप के थ्रू जो है ज्ञान बल को जो है ऑब्टेन किया हुआ है, ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञान अव्याहतम सदा, यानी ये जो है त्रिकालम अमलम यानी तीनों काल के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को जानते हैं और उनके पास जो है अथाह ज्ञान होता है। अप्ताह क्या होते हैं, ये शिष्ट होते हैं। ठीक है, विबुद्धास्ते यानी उनकी बुद्धि अच्छी होती है। शिष्ट मतलब कि हमारे क्या हो गए, डिसिप्लिन होंगे, अच्छी बुद्धि होगी। तेषाम वाक्यम असंशयम, मतलब कि अब ये ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के बातों को जो है हम पे जो है हम संशय नहीं कर सकते। ठीक है, शक नहीं कर सकते। सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम निरजस्तमाः। ठीक है, तो जो हमेशा जो है ये क्या बोलते हैं, मैं हमेशा जो है ये सत्य ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनकी बातों पे जो है कौन ही जो है शक कर सकता है। तो ये हमारा हो गया आप्तोपदेश के जो है
आप्त के जो है लक्षण हो गए। क्या होगा कि रज और तम से ये मुक्त होंगे, ठीक है, तपोज्ञान से, तप से जो है ज्ञान अर्जन किए हुए होंगे, ठीक है, त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहतम शिष्टा विबुद्धास्ते, ठीक है, तेषां वाक्य संशयम सत्यम वंश्यति ते, ठीक है, कस्माद निर्जस्तम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आप्त के लक्षण, ठीक है। ये श्लोक आप याद कर लो, ठीक है, हमेशा जो है नहीं कहीं तो आपको जो है ये तो क्वेश्चन में तो आता ही है, मतलब है ना। बाकी वाइवा में जो है आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो आचार्य चक्रपाणी का मत क्या है इसमें टीका में, मतलब कि टीका में जो है निर्मुक्ता को क्या बताया, निशेषतः मुक्त, मतलब कि मुक्त हैं, कुछ भी बचा नहीं है। अमलम मतलब शब्द यथार्थ ग्राही होने से जो है कहा गया है, ठीक है। निर्जस्तमा मतलब कि निर्जस्तमा तम प्रत्यांत शब्द है। सर्वथा रज गुण रहित व्यक्ति में जो है तमो गुण का भी अभाव हो जाता है, रज और तम की प्रवृत्ति नहीं होती है। रज गुण किसी में नहीं है ना, तो उसमें जो है तम गुण भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निर्जस्तमा का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बोला कि आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, ठीक है। ये आप क्या होते हैं, हमारे शिष्ट होते हैं, विबुद्धास्ते उनकी बुद्धि जो है अच्छी होती है, तो उनके वाक्य पे जो है हम संशय नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ पे आपता क्या बोला कि रज और तम रूप जो दोष का जो है यहाँ पे इनका मतलब कि रज और तम इनमें जो है नहीं होता है, ठीक। शिष्टा का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि संपूर्ण जगत को जो है कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी उपदेशों की शिक्षा देने वाला जो है शिष्ट कहलाता है, ठीक है। विबुद्ध मतलब कि जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है उसे जो है विबुद्ध कहा गया है, ठीक है। मतलब कि बुद्धि वगैरह जो है नॉलेज इनका अच्छा है। नेक्स्ट बोल रहा है चरक विमान स्थान में क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आपता ही वितर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रीति उपतापदर्शिनश्च, ठीक है, तेषाम एवं गुण योगाद यद वचनम तत् प्रमाणम, ठीक है। कि जो है ये वितर्क रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाले होते हैं, मतलब जो बोला ना वही होगा, वो सत्य होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है मैं जो है नॉलेज ये सारा चीज़ें प्राप्त कर रखा है, तपो ज्ञान वाले होनी है, हम सारी चीज़ देख चुके हैं। स्मरण ज्ञान उनमें जो है संपन्न होता है, कार्य को विभाग करने में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़ जो है इनमें अच्छी तरीके से इनको पता होता है, ज्ञान होता है। वे किसी प्राणी के प्रति जो है प्रीति उपताप नहीं रखते, मतलब सभी को जो एक तरीके से देखते हैं, उनके इन गुणों से युक्त होने से जो है इनके वचन मतलब जो भी ये बोलते हैं ना उनको जो है प्रमाण मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तर्क संग्रह में क्या बोला है कि आप्त वाक्यम शब्द है, आप्त के जो वाक्य हैं उनको शब्द बोला है, ठीक है। अब न्याय वार्तिक के अनुसार आप्तोपदेश शब्द, ये सारा चीज़ यही बातें बार बार घूम के आ रही है। अब आप्तोपदेश के भेद देखते हैं कि दो प्रकार के हो गए, लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब क्या कि लौकिक पुरुषों के वाक्यों का लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं, ठीक है। लौकिक पुरुष मतलब कि जो इस लोक के पुरुष हैं उनके द्वारा जो बोला गया है, मतलब आचार्य वगैरह हो गए, ये हमारे लौकिक आप्तोपदेश के अंदर में आ गए। अलौकिक में क्या आ जाएगा, जो श्रुति या फिर वेद के वाक्यों को अलौकिक जो है हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो आकाशवाणी वगैरह हुआ, वेद के जो है हो गए, ये अलौकिक आप्तोपदेश हो गए, ठीक है। अब आप्तोपदेश का जो है आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है ये देखते हैं। तो देखो, अब जो भी वैद्य है रोगों की परीक्षा के लिए जो है उपदेश यानी आप्तोपदेश करते हैं, ठीक है। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसे प्रकोपणों वाला, ऐसे प्रकृति वाला, ऐसे कारण वाला या फिर ऐसे स्वरूप वाला, ये जो है ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, ऐसे शब्द स्पर्श रूप। अच्छा, ये जो है लास्ट चैप्टर में जो है बोला ना था ना, एवं प्रकोपणम एवं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ठीक है, जो वो सारा चीज था, एवं उपद्रवम एवं वृद्धि स्थान क्षय, ठीक है, एवं गंध। तो ये सारा चीज़ जो है लास्ट वीडियो में जो देखा था ना, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। मतलब वो जो श्लोक है ना, चरक विमान स्थान 4th चैप्टर में जो है 6 नंबर का जो श्लोक है ना, वही इनका जो है आप्तोपदेश का यूज़ क्या है आयुर्वेदा में, ये सब चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा। मतलब कि चरक विमान स्थान का 4th चैप्टर का 6th श्लोक का ही जो है यहाँ पे है ये एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीडियो में हमने बताया था ना, एवं प्रकोपण मतलब कि किसी से प्रकोपण है, क्षय वृद्धि स्थान क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है। तो ये सारा चीज़ जो है हमको आप्तोपदेश आप्तो ने जो है बता रखा है। इन्हीं सारी चीज़ों से हम ये जो है चिकित्सा वगैरह में आयुर्वेदा में जो है उपयोग करके इनको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आप्तोपदेश इन द रिसर्च में क्या है, तो रिसर्च में क्या है, तो आप्त लर्न व्हाट
हु पोजेस व्हाट नॉलेज डिवाइड ऑफ डाउट, अटैचमेंट और अवर्जन, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, रजस एंड तमस। तो ये आप तो का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा देख लो, ये सारा चीज़ यही है ना कि आप तो प्रदेश रिसर्च में क्या है, तो जो भी नॉलेज हमारा आचार्यों ने संहिताओं में दे रखा है उनको जो है इंटरप्रेट करना। जैसे कि मान के चलो तुम हमारे जो है इसमें आप तो प्रदेश में मतलब कि हमारे संहिताओं में देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब उस समय के हिसाब से वो सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखा है। अब उन लैंग्वेजों को अपने लोकल लैंग्वेज में जो है क्या करना, चेंज करना। जैसे बहुत सारे आहार ऐसे दे रखे हैं चीज़ें कि जो नॉर्मल लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च इन संहिता वगैरह में क्या हो सकता है कि उन जो उस समय के जो आहार वगैरह दे रखे हैं ना, उनको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से लोकल लैंग्वेज में जो है उनको क्या करना, ट्रांसलेट करना, ताकि जो है लोग उसको इजीली समझ पाएँ। ये आपको लिए क्या हो सकता है, एक रिसर्च इन संहिता हो सकता है, ठीक है। ऐसे रिसर्चेज होते हैं संहिता वगैरह में, ठीक। तो जो चीज़ें वहाँ पे पहले क्या वो दे रखा है, उन्होंने अपने लैंग्वेज में दे रखा है, उनको करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये सारी चीज़ रिसर्च इन आयुर्वेदा संहिता हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे हम आप्त प्रदेश जो दिए गए हैं उनको अपने लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ रिसर्च में आपके हो सकता है। जैसे एक जगह पे बोला है कि मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि, मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि। तो अब इसको जो है रिसर्च करके आचार्य अरुण दत्त ने क्या बोला आगे, प्लीहा वृद्धि शुड बी कंसिडर व सेंस ऑफ स्थान च्युति, ठीक है। अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना, यहाँ पे इसका उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ें उन्होंने बताया उस समय के हिसाब से बताया है, उनको जो है अभी अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, ट्रांसलेट करना, ये सारा क्या हो गया, हमारा रिसर्च हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, शब्द वाक्य। अब देखो जो भी आप तो प्रदेश दिए गए हैं वो जो है शब्द में दिए गए हैं, पद के फॉर्म में दिए हैं, वाक्य के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। अब उनको किस तरीके से समझना है, किस किस एंगल से लिखना है, ये सारी चीज़ अभी शब्द में आपको बताया जाएगा। जैसे देखो बेसिक से शब्द क्या है, तो शब्द वर्ण समान्याय, ठीक है। मतलब क्या है कि वर्ण जो है, वर्ण यानी अक्षरों को मिलाने के समूह को जो है शब्द बोलते हैं। अक्षर मिला के क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। उन अक्षर के समुदाय को क्या बोल दिया हमने, शब्द बोल दिया, ठीक है। अब शब्द के जो है 4 भेद बोला गया है, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्यश्च अनृतश्चेति, है ना। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। अब दृष्टार्थ क्या हुआ, ठीक है। दृष्टार्थ मतलब कि जो भी चीज़ हम क्या करते हैं, वर्णित विषय इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया है, तो मतलब कि जो जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपने इंद्रियों द्वारा, वो दृष्टार्थ के अंडर में आ गया, ठीक है। दृष्टार्थ नाम से ही जो है हमारा आ जा रहा है कि इंद्रियों से परसीव करने वाले विषय हमारे सारे ये हो गए। जैसे असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम से जो है दोष प्रकोपित होते हैं, इनको जो है हम देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत हो जाते हैं। ये षड उपक्रम करके जो है देखा गया है कि हाँ जो है दोष वगैरह जो प्रकोपित है वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दृष्टार्थ का एक्सप्लेनेशन। और दृष्टार्थ मतलब कि क्या है, जो चीज़ें हमने नहीं देखा, जैसे जिन वाक्यों को वर्णित विषय इंद्रियों द्वारा जो हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये हमारा हो गया अदृष्टार्थ। जैसे मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं हमारे संहिताओं में, आप तो प्रदेश में, आप तो वचन में दिया गया पुनर्जन्म, लेकिन अदृष्टार्थ है, ये हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने षड उपक्रम वगैरह बताया है, असात में सहयोग बताया है, तो वो दृष्टार्थ, तो सारी चीज़ हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सारी चीज़ चिकित्सा वगैरह में उपयोग हो रहा है। बाकी अदृष्टार्थ मतलब कि उन्होंने बोला ना कि अभी मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म होता है, ये सारी चीज़ों के बाद जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर हम इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने नहीं देखा हुआ है, तो अदृष्टार्थ वाले कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ हो गए हैं, ठीक है। ये आपके वचन में ही आ रहा है। सत्य क्या है कि जो शब्द जैसा कहा गया उसका वैसा ही सत्य, वैसा ही उसे अर्थ में लेना। जैसे आयुर्वेद के जो उपदेश दिए गए हैं उनको वैसे ही समझना, वैसे ही उनको फॉलो करना। साध्य रोगों की सिद्धि के जो उपाय दिए गए हैं उन उपायों को करने से जो हमारा साध्य रोग साध्य हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो दिया गया है ये सत्य वाले में आ गया। अब अनृत मतलब क्या हो गए, जो सत्य के विपरीत उसे अनृत बोलते हैं। जैसे मृत शरीर को वेदना होती है, ये बोलना क्या हो गया, गलत हो गया ना। आँखों से सुनाई देता है, ये बोलना जो है गलत हो गया। तो ये जो है शब्द को समझने के लिए जो आपने जो वचन दिए हैं उनके जो है चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग एंगल से क्या है हमारे शब्द के टाइप्स आए थे। अब शब्द वृत्ति मतलब कि शब्दार्थ बोधक वृत्ति शब्द है। अब शब्द के अर्थ को जो है किस तरीके से समझना है, वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या फिर जो है वाक्य वृत्ति कहते हैं। जैसे
इसका जो है 4 टाइप्स के बोला है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तत्पर्याख्या। अभिधा मतलब कि क्या हुआ, जैसे देखो जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहाँ उसकी अभिधा शक्ति सामान्य अर्थ में, जैसे सिर पर चढ़ना, मतलब कि क्या हो गया कि सिर पर जो है कोई चीज़ चढ़ रहा है, मतलब कि सीधा सीधा अर्थ ले लेना, लिटरल मीनिंग यहाँ बोला, ठीक है। उठाकर सिर पर रखना, उससे अलावा कोई अर्थ नहीं लेना है, ठीक है। जैसे बेटे को सिर पर चढ़ाया है, यहाँ सिर पर चढ़ाने का कुछ अन्य अर्थ हुआ ना, तो इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। सिर पर चढ़ाया मतलब कि सिर पर चढ़ाया मतलब कि सिर पर जो है रखा है, यही अर्थ यहाँ पे लेना है। अभिधा मतलब कि 1 to 1 मीनिंग जो चीज़ें हैं वही। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लक्षणा, मेटोनिम, ठीक है। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है, ये बात आप जो है मार्क करो कि सामान्य अर्थ न होकर के अन्य अर्थ का अवबोध होता है, उसे जो क्या बोलते हैं, लक्षणा बोलते हैं। जैसे गंगायाम घोष, मतलब कि इसका सीधा वाक्य अर्थ क्या होगा कि गंगा पर कुटी, यह कोई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, तो मतलब कि गंगा नदी के किनारे कुटी होना, इसका ये अर्थ लेना है। गंगायाम घोष अर्थ आया कि गंगा पे कुटी कभी रहेगा नहीं, मतलब कि गंगा के किनारे जो है कुटी है, इसका अर्थ ये लेना है। ये हमारा हो गया क्या, हमारा लक्षणा हो गया। जैसे तलवारें मैदान में आ गई, तो क्या तलवार ऐसे उठ के अपने आप से मैदान में, मतलब कि फील्ड में आ गया क्या, नहीं, मतलब कि जो सैनिक तलवार से लदे हुए थे वो हमारे आ गए, ठीक है। तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग हमारा किस में ले रहे थे, हमारा जो था हमारा अभिधा में जो लिखा है उसका वैसा ही मीनिंग ले लेना है, लेकिन हमारा जो लक्षणा है उसमें वैसा अर्थ नहीं लेना है, थोड़ा अपना बुद्धि भी लगाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। व्यंजना मतलब कि सजेस्टेड मीनिंग, जब वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब कि जो हमने अभी अभिधा देखा, जो हमने अभी लक्षणा देखा, उससे अलग अर्थ होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, जो शब्द शक्ति, वक्ता, बोधव्य, प्रकरण, देश, काल, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, यह जो है व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, ठीक है। मतलब कि ना ही वो अभिधा ले रहा, ना ही जो है हमारा लक्षणा ले रहा है, यहाँ पे व्यंजना ले रहा है, मतलब व्यंग की तरह ले रहा है। मतलब कि बच्चा जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, तो पिताजी ने क्या बोला, तुमने जो है अच्छा काम किया, क्या उसने अच्छा काम किया, नहीं किया ना, लेकिन उल्टा बोल रहा है यहाँ पे कि तुमने अच्छा किया तो मेरा नाम रोशन करोगे। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया यहाँ पे, व्यंग्यार्थ, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, व्यंग्यार्थ कर दिया, बस बात सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, व्यंजना था। अब नेक्स्ट हमारा व्यंजना मतलब व्यंग्य हो गया। तत्पर्याख्या मतलब रिफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसका जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उसका अर्थ लेना। जैसे ऐसी अवस्था में शब्द के जिस शक्ति के योग्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे तत्पर्याख्या, मतलब कि जिस जैसा समय है, जो सिचुएशन उसके हिसाब से अर्थ लेना। जैसे सैंधव का जो है 2 अर्थ होता है, नमक और घोड़ा, ठीक है। जैसे अभी कोई खाना खा रहा है, तो खाना खाने के समय बोल रहा है कि सैंधव माने, तो उस समय क्या लाओगे तुम, घोड़ा लेकर के आओगे, नहीं, नमक लेकर के आओगे। अब कोई लड़ाई करने जा रहा है, तो वहाँ बोला सैंधव माने, तो मतलब वहाँ नमक लाओगे क्या, नहीं, तो घोड़ा लाओगे। तो उसका सही जगह के सही अर्थ समझना तत्पर्याख्या हमारा हो गया। शक्ति ग्रह हेतु क्या है कि जो हमारे प्रत्येक पद है ना, उनका अर्थ उनमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। इस पद शक्ति की प्राप्ति के जो साधन उसे शक्ति ग्रह होते हैं, मतलब कि जो पद हमारे हैं उसके जो है शब्दों को लेना, पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह है, ठीक है। जो हमारे पद हैं उनके जो है क्या होना, उनके शक्ति का ज्ञान, मतलब उनके अर्थ को समझना, अर्थावबोध होता है, उसे शक्ति ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो अब शक्ति ग्रह है, मतलब कि पदों के अर्थ लेने के जो है टोटल 8 यहाँ पे हेतु बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो व्याकरण जानना हमें जरूरी है, व्यवहार, उपमान, वाक्य शेष, कोश, विवृत्ति, आप्तवाक्य, सानिध्य, इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे आप्तोपदेश के दिए हुए पद वगैरह हैं उनको हम इसलिए समझ सकते हैं। पहला चीज़ हमारा व्याकरण में देखो, अब मूल धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ जोड़ के बनता है, तो ये सारा चीज़ समझना हमको जरूरी है। जैसे पक्ता शब्द पच धातु से बना है, त्रिच प्रत्यय उसमें लगा है, अर्थ क्या हो गया, पकाना हो गया, तो ये सारा व्याकरण समझना हमें ज़रूरी है। उपमान समझना मतलब कि कोई अप्रसिद्ध वस्तु है उसको अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करके जो है समझाना, ऐसे समझाया गया है हमारे संहिताओं में, आप्तवचनों में, ठीक है। जैसे धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है, ठीक है, धनुरावर्त उसको बोलते हैं, ठीक है। तो धनुष की तरह कंपेयर करके बताया ना, तो अब तुम इजीली इमेजिन कर पा रहे होगे कि हाँ उसका जो है शरीर क्या होगा, बेंड हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे उपमान हो गए, तो इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है ना, ठीक। नेक्स्ट है कोश यानी डिक्शनरी, यानी एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक शब्द से नहीं समझ तो उसका दूसरा अर्थ समझ लो। जैसे मदनः
करहाटश्च राठ में करहाट एवं राठ मदन फल के पर्याय हैं। ठीक है, तो करहाटश्च कहीं लिख दिया, राठ कहीं लिख दिया, तो ये सब जो है मदन फल के ही समझना है। ये हमारे डिक्शनरी कोश शब्द यहाँ से पर्यायवाची शब्द वगैरह ले जाते हैं, इनको जानना हमें जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आप्त वाक्य। आप्त पुरुषों के शब्दों में भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। जैसे आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हम उस रोग का ज्ञान हो जाता है। आप्त का शब्द में सहायक मतलब कि उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐसा होना चाहिए, मतलब उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह को समझ करके हमें जो है उस सिचुएशन को इमेजिन करके समझ लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार मतलब मैनरिज्म। जैसे अपने से बड़े व्यक्तियों को व्यवहारिक कार्यों को देख करके शब्द अर्थ को ज्ञान होना। जैसे पिता ने माँ से कहा कि पानी लाओ तो पानी लाती है, तो ठीक है, तो ये सारा चीज़ व्यवहार ही तो है हमारा। ठीक है, जैसे हमारे इसमें देखो परिचारिका का क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारे चिकित्सक का क्या व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इनके गुण वगैरह जो है ये सारी चीज़ आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है वाक्य शेष। वाक्य शेष मतलब कि वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। जैसे सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर जो है हमारा पुरुष का ज्ञान होता है, वाक्य शेष हो गया ना ये। ठीक है, विवृत्ति मतलब अनरेवलिंग और इंटरप्रिटेशन। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर जो है शब्द कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है, उसे विवृत्ति। जैसे मधु शब्द से कई अर्थ लिए जाते हैं, जैसे शहद हो गया, मदिरा हो गया, ऋतु हमारा होता है इससे वसंत ऋतु। ठीक है, मास चैत मास हो गया हमारा। तो वाक्य में ऐसा बताया मधुशाला कविता की एक पंक्ति है। ठीक है, तो पाठकगण हैं पीने वाले, तो पुस्तक मेरी मधुशाला ऐसा कहने पर जो है यह कहना यहाँ मधु का अर्थ मदिरा, तो इसे विवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक शब्द का यहाँ पे भी अनेक अर्थ हुआ, तो अब कहाँ किस चीज़ में जो है इसका यूज़ हुआ है उसके हिसाब से उसका अर्थ ले लेना, ये हमारा हो गया क्या, हमारा विवृत्ति हो गया। नेक्स्ट सानिध्य, यानी क्या होगा कि ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने पर से भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। ठीक है, आम के पेड़ पर जो है वसंत ऋतु में जो है वसंत दूत मधुर आवाज़ में गाना। जैसे वसंत का ऋतु है तो आम के पेड़ पे कोई जो है गाना वगैरह गा रहा है, तो आम के पेड़ पर गाना, वसंत ऋतु इत्यादि इन सब चीज़ों को समझ करके ही तुम्हें जान जाना चाहिए कि हाँ वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पे मतलब कि उस समय पे जो है उस समय के अराउंड कौन सी पक्षी आती है, तो कोयल पक्षी आती है। तो निश्चित है जो यहाँ पे बोला है वसंत दूत मधुर आवाज़ में गा रहा है, तो वसंत दूत कोयल को बोला होगा, क्योंकि वसंत ऋतु है, आम के पेड़ वगैरह हैं। ठीक है, और गाना है ऐसा। ठीक है, तो उस समय जो है कोयल ही आता है और वो गाना गाता है। ठीक है, तो ऐसा सानिध्य यानी समझना है उसको। वाक्य का स्वरूप क्या है, तो अर्थबोध। अब देखो हमें पहले शब्द पढ़ा, ठीक है, पद के अर्थ कैसे लेना है, अब उनसे मिलकर के हमारे जो है वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, तो अर्थबोधक पद समूह वाक्य मतलब पद का समूह है। शब्द हमने देखा वर्ण के ग्रुप को शब्द बोला, शब्द फिर जो हम पद देखे, अब पदों के समूह को मिलाकर के हमारे वाक्य बन रहे हैं। तो पद का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य बोलते हैं। ऐसे ही नहीं मतलब कि कहीं किधर भी रख दिया, कोई अर्थ ही नहीं निकला है तो उसे वाक्य नहीं बोल सकते। ठीक है, अब वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्या हैं, तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन जो है हमारे वाक्य के जो है अर्थ लेने के हेतु हैं। जैसे आकांक्षा में क्या होगा कि आकांक्षा का अभिप्राय यह है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे न हों, वे मिलकर किसी तात्पर्य का बोध भी कराते हों। उनको पढ़ते जा रहे हो मतलब कि वो सारे इंटरलिंक्ड हो, कोई मीनिंग हमारे दिमाग में आ रहा हो, कोई उसका आउटपुट आ रहा हो, तो ये हमारा आकांक्षा होगा। जैसे रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन रमेश और सुरेश बोले तो कुछ नहीं, पढ़ते हैं तब अभी बात समझ में आया ना कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, योग्यता मतलब कि अर्थ से अबाधा योग्यता मतलब कि अर्थ को गेन करने में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, अर्थ का बाधित न होना योग्यता का मतलब कि पानी से हाथ जल गया। ठीक है, तो योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकला हुआ जो है अर्थ जो है ना वो असंगत या फिर असंभव न हो, मतलब कि उसका अर्थ जो है हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सन्निधि। सन्निधि या आसक्ति का अर्थ क्या है कि सामीप्य या फिर जो है निकटता, अर्थात अर्थ अवबोध कराने वाले पदों के बीच देश या काल का व्यवधान न हो, मतलब अपोजिट चीज़ों का साथ में उपयोग न हो, अपोजिट शब्दों का। जैसे पदानाम अविलंबेन चारणम सन्निधि,
पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सन्निधेय, जैसे पानी कहकर कुछ समय बाद बह रहा है, पानी बह रहा है मतलब पानी कुछ और हो गया, बह रहा है कुछ और हो गया, पानी बह रहा है मतलब कि कंटिन्यूस में ऐसा चीज़ें आना चाहिए। कहने से काल का व्यवधान हो जाता है जिससे वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं होता है ना। तो वाक्य का जो है अर्थ हमें मतलब कि ज्ञान होना चाहिए, सारे चीज़ें हमको कुछ न कुछ समझ में ये मतलब आना चाहिए, उसे मीनिंग आना चाहिए। शब्द वृत्ति वाक्यार्थ ज्ञान हेतु आदि का आयुर्वेद में प्रयोजन किया है। अधिकतर आयुर्वेदिक ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद में लिखे गए हैं, ठीक है। गुरु अत्रे मैत्रेय संवाद ये सारा चीज़ करके जो है अग्निवेश ने लिखा है, ठीक है। तो उपदेष्टा अपनी बात कहने के लिए अनेका एक वाक्य चातुर्य वाक्शल आदि का प्रयोग करते हैं। इन उपदेशों का यथार्थ समझने के लिए शब्द हेतु वाक्यार्थ हेतु आदि का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। जो भी हमने चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, व्यंग हो गया, अभिधा हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि हाँ वो बोल क्या रहे हैं और किस मीनिंग में, किस रेफरेंस में, किस सिचुएशन के हिसाब से कैसा अर्थ हमको लेना है, सारा चीज़ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं आप्तोपदेश, आप्तों ने जो वचन दे रखे हैं, आप्तों ने जो चीज़ें हमें हमारे संहिताओं में दे रखे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये सारा जो है जो भी हमने पढ़ा आज वो सारे रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी आप्तोपदेश का जो हमारा आयुर्वेदा में रिलेशन था वो हमने लास्ट वीडियो में जो कवर कर रखा था। चरक विमान स्तन 4th चैप्टर का जो 6th श्लोक है वो आपको कर लेना है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन बस यहाँ पे दे रखा था। तो जो एवं प्रकोपणम एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे जो ए वाला जो श्लोक है उसको आप जो है याद कर लो तो अच्छा है। बाकी आप्तोपदेश आप्त के जो लक्षण है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आप 4 लाइन का श्लोक है उसको आप याद कर लो। बाकी जो है छोटे छोटे आप्तोपदेश शब्द, आप्तोपदेश, आप्तवाचनम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ कर लो, आपको आप्तोपदेश प्रमाण आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो थैंक यू। आज हमारा आप्तोपदेश जो है प्रमाण खत्म। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को ना आप ऐसे सिलेबस वाइज मत लो, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को रिलेट करो तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ कितने इंपॉर्टेंट है और हमें जो है कितना इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, वो भी जो है आपको अच्छी तरीके से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।